हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2025 के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आप इंजीनियरिंग मैथ्स पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज देख सकते हो, गेट एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज ब्रांच वाइज और ईयर वाइज देख सकते हो, सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीएसयूज के पीवाईक्यूज और कुछ सब्जेक्ट वाइज वीडियोस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ए 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हैज इट्स एलिमेंट एज ए आई जे एलिमेंट हो गया। तो ये बीटा के इक्वल होगा अगर आई प्लस जे ऑड है, माइनस बीटा के इक्वल होगा अगर आई प्लस जे इवन है। वेयर एन इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड बीटा इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, द रैंक ऑफ ए इज, ठीक है। तो सपोज करो, जैसे एन क्यूएल कुछ भी ले लो, एन क्यूएल अगर मान लो मैं 3 लेता हूँ, 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स बना ली मैंने, ठीक है, 2n। तो क्या बनेगी? तो पहला एलिमेंट A11 होता है, ठीक है, फिर A12। तो बेसिकली आई हो गया, ये जे हो गया, आई प्लस जे इवन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ पे बीटा आएगा, फिर माइनस बीटा, फिर बीटा, फिर माइनस बीटा, फिर बीटा, ठीक है। अब क्या है? A21 या 2+1 ऑड है तो प्लस बीटा आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस बीटा, यहाँ बीटा, यहाँ माइनस बीटा, यहाँ बीटा, यहाँ माइनस बीटा। अब यही इस तरीके से रिपीट होगा, ठीक है। थर्ड रो और फोर्थ रो इस हिसाब से आएंगी, फिफ्थ और सिक्स इस हिसाब से आएंगी, ये एक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब रैंक पूछा है। अब देखो ये रो को अगर -1 से मल्टीप्लाई, ये तीन रो तो सेम ही है, ठीक है, आपस में पूरी ही डिपेंडेंट है। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी सेम, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो इट मीन्स अगर हम इसमें रो इक्लोन फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, सारी रो कि इस पे ऑपरेशन लगाया, दिस प्लस दिस किया, जीरो बन गई। इस पे ऑपरेशन लगाया, दिस R3 - R1 किया, ये जीरो बन गई। इस पे ऑपरेशन लगाया, R4 - R4 + R1 किया, ये जीरो, ये जीरो। तो एक ही नॉन जीरो रो बचेगी, ठीक है। बाकी सर तो जीरो 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 हो जाएंगी। तो इसका रैंक आ जाएगा 1, ठीक है। और रैंक बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बाकी सारे वेक्टर तो डिपेंडेंट है इस पे, ठीक है। इससे ही ये तो सेम ही है, ठीक है। और ये बाकी तीनों इसको -1 से मल्टीप्लाई तो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 9xy रिप्रेजेंट, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो y को इधर ले आया dy के साथ, तो 9x dx। y का अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करें, y का आएगा y²/2, इधर आ जाएगा 9x²/2 प्लस c, ठीक है। तो क्या आएगा? y² - 9x² इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो क्या है? हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज अलोंग डायरेक्शन अल्फा टू अल्फा वेयर अल्फा इज एनी नॉन योर रियल नंबर, देन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स होता है, ठीक है, लेमडा आइगन वैल्यू आएगी। तो देखो ए मैट्रिक्स क्या है? -1 - 1 x - 4, ठीक है। आइगन वेक्टर क्या है? A 2a लेमडा A 2a, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो -a - 2a -3a, यह आ जाएगा x a - 8a इज इक्वल टू लेमडा A 2a, ठीक है। अगर हम इनको कंपेयर करें, देखो यहाँ मुझे a चाहिए, तो मैं -3 को बाहर निकाल लेता हूँ। तो x a - 8a डिवाइडेड बाय, ठीक है, x - 8 भी, a कॉमन निकाले, नीचे -3।
तो अगर लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए, यानी x-8/3 की वैल्यू जो है 2 आनी चाहिए। तो x-8 जो है -6 आना चाहिए। तो x आना चाहिए -6 + 8, यानी x 2 आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन f(z) इज इक्वल टू 2z+1 वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सम ऑफ रेसिड्यूज एट सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। तो f(z) के पहले सिंगुलर पॉइंट्स कैसे हैं, कहाँ पे हैं वो देखते हैं। तो 2z+1, z कॉमन निकालिए, z-1। तो सिंगुलर पॉइंट है z = 0 एक तो, और z = 1। ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं रेसिड्यू, कहाँ पे, z = 0 पे। तो किसी को लगेगा लिमिट z अप्रोच टू 0, z वाला पोल हटा देना है। ठीक है, z × f(z) बेसिकली है ना। तो लिमिट z अप्रोच टू 0, 2z+1, z-1। तो ये 0+1, 0-1, -1 के इक्वल आ गया। रेसिड्यू z = 1 पे लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z-1 f(z), लिमिट z अप्रोचेस टू 1, 2z+1/z, z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2+1 3/1। ठीक है। तो सम क्या आ गया दोनों का, -1 + 3, 2 के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, 2x+z dy/dz+2x+z dx/dz+2z+y dx/dy ओवर द सरफेस, ओवर द स्फीयर S है ना, सरफेस जो है स्फीयर है, x² + y² + z² = 9। ठीक है। स्फीयर का रेडियस क्या है, 3 का स्क्वायर 3 है। ठीक है। तो इसमें हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। बेसिकली इसमें हमें दिया क्या है, क्लोज स्फीयर जो है क्लोज सरफेस है ना, तो हमें ये दिया हुआ है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल दिया है f.ds। ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल और डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, जो हमें क्वेश्चन दिया है, एफ वेक्टर क्या दिया है, 2x+z आई कैप प्लस 2x+z जे कैप प्लस 2z+y के कैप। ठीक है। और ds बेसिकली सेम ही होता है कि dy/dz x की डायरेक्शन में, dx/dz y की डायरेक्शन में, dx/dy z की डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ f। ठीक है। तो इसकी जो डाइवर्जेंस आ गई 2। ठीक है। 2, 2 y के साथ 0, 2 के साथ z। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2+2 = 4। ठीक है। तो अब इसका आ गया डाइवर्जेंस आ गई, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 4 आ गया बेसिकली है ना, यहाँ पे 4 के इक्वल आ गया dv। तो 4 इंटीग्रेशन, तो किस सरफेस क्या था हमारा, स्फीयर का सरफेस था। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, स्फीयर की वॉल्यूम। तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³। ठीक है, r की वैल्यू 3 है, तो 16/3 पाई, 3 का क्यूब 27, तो 3 9, तो 144 पाई के इक्वल आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन मेथड इज यूज्ड टू कंप्यूट द इनवर्स ऑफ नंबर 1.6 अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन द इनिशियल गेस ऑफ द सॉल्यूशन दैट रिजल्ट्स इन नॉन कन्वर्जेंस ऑफ द आइटरेटिव प्रोसेसेस। ठीक है। अब देखने में क्वेश्चन थ्योरेटिकल लग रहा है, बस देखो, हमें 1.6 का इनवर्स चाहिए, तो x = 1/6।
ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, 1.6 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो 1.6 माइनस 1/x इक्वल टू 0। तो हमारा ये फंक्शन आ गया, इसको हमें 0 बनाना है ना। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जो मतलब 1.6 का इनवर्स है, वो वैल्यू के पास आ जाएंगे तो फंक्शन हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर 1.6 का देखोगे इनवर्स, किसके इक्वल आएगा, 10/16, 5/8। ठीक है, 0, 8, 48, 2, 8 दूनी 16.625। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। अब हमने ये क्यों नहीं किया कि x-1.6, क्योंकि इसमें फिर वो फॉर्मूला बनेगा नहीं। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। देखो, जो न्यूटन रेफसन मेथड में xn+1 किसके इक्वल होता है, xn-f(x(n), नीचे f'(x(n). ठीक है, अगर आप ये लोगे ना इस तरीके से, तो ऊपर फंक्शन आ जाएगा, नीचे इसका डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा, x x कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है उस तरीके से करने का। और इसमें हमें चाहिए, अभी हमें f'(x), ये आएगा 1/x²। ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा xn-f(x(n) क्या आएगा, 1.6 माइनस 1/xn, नीचे इसका डेरिवेटिव xn²। ठीक है, xn, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, xn² मल्टीप्लाई हो जाएगा xn, ये आ जाएगा xn-1.6 xn² माइनस माइनस प्लस xn। तो ये आ जाएगा 2xn-1.6 xn²। ठीक है, अब इसमें क्या है, ठीक है, हमें एक्स के 1.6 इनवर्स तक अप्रोच करना है, कन्वर्ज करना है। ठीक है, कि इस वैल्यू तक हम पहुंचे, है ना। अगर हम इस वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, इट मीन्स कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, नॉन कन्वर्ज मतलब इस तक हम पहुंचेंगे ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे किसी ना किसी वैल्यू से। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे हम स्टार्ट करेंगे, और जो भी आइट्रेशन चलता रहेगा, कि एक नंबर पुट करेंगे तो दूसरा आएगा, फिर सेकंड से थर्ड आएगा, तब तक कि यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाए। ठीक है, इस प्रोसेस में। तो ये देखते हैं, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, अगर मैं एक्स एन लूँ 0.55, तब मेरा xn+1 क्या आएगा, ये आएगा 2 × 0.55। चलो इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ए ऑप्शन लेता हूँ, एक्स एन लिया मैंने 0.55, तो xn+1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2 × 0.55 माइनस 1.6.55 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप करोगे कैलकुलेटर से, 0.55 का स्क्वायर कर रहा हूँ पहले मैं, 1.6 और माइनस 2.2 × 0.55 1.1, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.616। ठीक है, तो पहुंचे ना हम उसके पास तक। ठीक है, तो मतलब ये, इससे हमारा चांस है कन्वर्ज कर जाएंगे हम आगे वाले आइट्रेशंस में। सेकंड कहता है 0.75, तो xn+ किसके इक्वल होगा, 2 × 0.75 माइनस 1.6.75 का स्क्वायर। ठीक है, 0.75 का स्क्वायर इंटू 1.6 माइनस 2 × 7.5 1.5, तो 0.6। तो इसमें पहुंच रहे हैं हम पास में। 1.15, देखो ये काफ़ी थोड़ा सा दूर से लिया हमने। xn+1 टू 1.15 माइनस 1.6 1.15 का स्क्वायर, तो 1.15 का स्क्वायर इंटू 1.6 माइनस 2.3, इसमें भी शायद पहुंच जाएंगे। अब इसमें थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि आगे वैल्यूज। ठीक है, आइट्रेशन तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम 1.25 देखें,
ठीक है। 1.25 का स्क्वायर इंटू 1.6, 2.5 माइनस 2.5, इसमें जीरो आ रहा है। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर जीरो आ गया, मान लो, ऐसा नहीं कि जीरो आ गया तो बस ये ही नहीं कर रहा, अगर जीरो आएगा, अब देखो जीरो हम पुट करके देखेंगे, इसमें जीरो पुट करेंगे, जीरो जीरो फिर जीरो, जीरो ही आता रहेगा, जीरो पे स्टक हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन डी आएगा कि हम कभी भी इसके इन्वर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। पहले स्टेप के बाद ही खत्म हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कॉस रेज टू पावर 6 प्लस कॉस रेज टू पावर 4 dx। ठीक है। तो इसमें जैसे कॉस की पावर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसमें कौन सा यूज़ था, वॉलिस फॉर्मूला। ठीक है। सबसे पहले देखो कि अगर मैं, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, माइनस पाई टू पाई कॉस 6x प्लस कॉस 4x dx। ठीक है। अब इसमें कॉस की पावर इवन है, ये वाला लगेगा, बट इसमें लिमिट जो है 0 to पाई है। अब इसमें देखो कॉस इवन फंक्शन है, माइनस पाई टू पाई है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 0 to पाई कॉस 6x प्लस कॉस 4x। ठीक है। ये जो ग्राफ है मैंने कॉस 4x का लिया। ठीक है। मतलब कॉस स्क्वायर का भी लो, मतलब मेरे तो मैं ये दिखाना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया सब। कॉस की पावर अगर देखा जाए इवन है, चाहे 4 है चाहे 6 है, ग्राफ इस तरीके से बनेगा, बट वैल्यू चेंज आएंगी। ठीक है। अब ये हो गया पाई बाय टू तो जीरो है, यही रहने वाला है। ठीक है। इसकी शेप थोड़ी बहुत हो सकता है चेंज हो जाए 6 में। ठीक है, थोड़ी और छोटी हो जाएगी। ये पाई है, ये माइनस पाई है। ठीक है। अब देखो माइनस पाई से लेके जीरो तक का जो एरिया है और जीरो से लेके पाई तक का सेम ही है, तभी हमने इवन फंक्शन है, तभी हमने जीरो से पाई कर दिया। अब हम ये भी देखें कि ये वाला जो एरिया है, ये सिमेट्रिक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी। ठीक है। ये इक्वल होगा इसके। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीरो से लेके पाई बाय टू भी हम कर दें, उसका 2 टाइम्स कर दें, तो जीरो से लेके पाई ही आएगा। तो इसको भी आगे फर्दर हम तोड़ सकते हैं कि जीरो से पाई बाय टू, आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो ये क्या कहता है, कोस की पावर अगर एन एक्स है और जीरो से पाई बाय टू है, तो इवन है तो n-1। ठीक है। n-3, n-5 अप टू जब तक वन आएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 6 - 1, 5/6। ठीक है। 5/6 और -3, 6 - 3, 3/4, 6 - 5, 1/2 और पाई बाय टू। ठीक है। प्लस 4 आ गया, तो 4 - 1, 3/4, 4 - 3, 1/2, बस यहाँ तक, फिर पाई बाय टू। ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ, 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो 5 × 3 = 15, नीचे जो आएगा 4 कैंसिल हो गया, 6। अच्छा, कैंसिल करते हैं सब, तो 3 दूनी 6, चलो 4 को मैंने बाहर रखा अभी। तो 5 पाई बाय, 2 दूनी 4, 8, चौका 32, प्लस 3 पाई बाय 2 दूनी 4, 16। ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 4, यहाँ 8 आ गया एलसीएम, 6 पाई 11 पाई बाय 8। ठीक है। ऑप्शन सी आएगा इसमें। अब इसको एक और तरीका भी कर सकते हो, ये आया कैसे, रिडक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब सपोज करो इंटीग्रेशन कोस की पावर एन एक्स है, मैं इसमें लिमिट नहीं ले रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस, ये आई के इक्वल है, आई एन का मतलब कॉस की पावर एन है, तो n-1 एक्स लिखा मैंने और कॉस एक्स लिख सकता हूँ, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता हूँ इसको। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉस n-1, एक्स को बाहर रखा, कॉस का किया इंटीग्रेशन, साइन एक्स आ गया, माइनस कॉस, इसका डेरिवेटिव किया तो n-1 बाहर आया, कॉस की पावर एक कम हुई, और कॉस का माइनस साइन आ गया, और साइन का
फिर कॉस का इंटीग्रेशन था, वो भी साइन आ गया। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी, यहाँ डॉट लगा देता हूँ। फिर dx, ठीक है। और cos n-1 x साइन x, देखो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, n-1 cos n-2 साइन स्क्वायर dx, साइन स्क्वायर dx को मैं 1 कॉस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी, को मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूँ, 1 - cos स्क्वायर एक्स। ओह, एक्स भूल गया। ठीक है, तो कॉस की पावर n-1 x, n-1 कॉस n-2 x dx, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ देखो। अ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से किया तो ये आ गया, इसको माइनस कॉस स्क्वायर से किया तो कॉस की पावर n ही आ गई। ठीक है, अब ये आई एन के इक्वल है, I n = कॉस की पावर n-1। तो क्या इसको मैं ये लिख दूं, n-1 तो बाहर आ गया, ये इंटीग्रेशन इसका है cos n-2, cos की पावर n-2 का, तो मैं I n-2 लिख देता हूँ एक बार, इसको मैं I n लिख देता हूँ। ठीक है, तो I n प्लस n-1, I n = cos n-1 x साइन x प्लस n-1 I n-2। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए, ये आई एन कैंसिल हो जाएगा ना, आई एन माइनस आई एन, तो यहाँ बचेगा हमारा। ठीक है, तो आई एन किसके इक्वल आ गया, cos n-1 x साइन x बाय n प्लस n-1 बाय n आई एन। ठीक है, अगर मैं इसमें लिमिट देखूं, कि मैं लिमिट देखता हूँ कि जो आई एन है वो लिमिट है -पाई से पाई, जो कि हमारे क्वेश्चन में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो लिमिट पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया। तो अगर मैं इसको देखूं कि cos n-1 x बाय n -पाई से पाई, देखो साइन पाई भी जीरो है, साइन माइनस पाई भी जीरो, तो जीरो आएगा, ए जीरो आएगा। जब मैं लिमिट मतलब डाल रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग लिमिट के लिए हो सकता है अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे जीरो से अगर पाई हो, ठीक है, अगर हमें डायरेक्टली जीरो से पाई ही दिया हो, पाई/2 भी दिया हो, तब भी हम चीज़ें कर सकते हैं, तब भी ये जीरो ही आ जाएगा बेसिकली। पाई/2 पुट करोगे साइन जीरो हो जाएगा, सॉरी कॉस जीरो हो जाएगा, जीरो पुट करोगे साइन वाला जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा आई एन जो आया वो आया n-1 बाय n, एन सॉरी n-2, है ना। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, ठीक है, n-1 बाय in, तो इंटीग्रेशन ऑफ -पाई से पाई कॉस की पावर 6 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन -पाई से पाई कॉस की पावर 4 x dx। ठीक है, अब मैं इसको ले रहा हूँ, देखो अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, n-1 यानी 6 - 1/6, फिर वही इंटीग्रेशन बट पावर 2 कम होगी। ठीक है, तो ये 5/6 है, ये इंटीग्रेशन सेम है, तो 5/6 + 1, तो मैं इसको 11/6 लिख देता हूँ। चलो एक स्टेप और कर दिया जाए, समझ आ जाए। 11/6 -पाई से पाई। ठीक है, फिर दोबारा मैं कर सकता हूँ, पावर 4 है तो एक 4 - 1/4 इंटीग्रेशन -पाई से पाई कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है,
तो 11/6 इंटू 3/4, 3 दूनी 6। अब देखो, अब यहाँ पे नहीं कर सकता मैं, ठीक है। 2 तक आगे फिर नहीं करना, 3 तक ही करना है। तो कॉस्ट स्क्वायर 2x जो होता है वो होता है 1 + cos 2x बाई 2 dx, ठीक है। ये आ जाएगा 11/8, 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 प्लस कॉस का आ जाएगा sin 2x/4 माइनस पाई से पाई 11/8 इंटू पाई आ जाएगा, ठीक है। देखो बेसिकली अपर लिमिट पुट करके पाई माइनस माइनस पाई 2 पाई/2 साइन 2 पाई 0 साइन -2 पाई 0, ठीक है। बेसिकली ये बस ये समझाने के लिए कि ये भी इसी से आया होगा, ठीक है। अगर आप लिमिट पाई/2 लोगे, ऐसे खत्म करते जाओगे माइनस, जो भी n है n-1 अपॉन n आ गया, फिर n-2 है, इसमें से -1 करोगे, बेसिकली n-3 अपॉन n-2 आ जाएगा, n-5 अपॉन n-4 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में देखो पाई/2 आया है, जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। ये जब cos की पावर 2 हो जाएगी तो पाई/2 आएगा लास्ट में, तो पाई/2 इन्होंने किस हिसाब से किया है। अच्छा, अगर लिमिट पाई/2 है तो उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ हमने लिमिट वही मान के चली, माइनस पाई से पाई, ठीक है। तो एक नई चीज़ है जिससे आप सीख सकते हो थोड़ा बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीज इंटीग्रल थ्योरम से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द कोचीज थ्योरम ऑन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन f(z) dz where c is a closed simple closed path in a simply connected domain D। तो कोचीज थ्योरम बेसिकली ये कहती है कि अगर कोई डोमेन D है, एक क्लोज पाथ उसके अराउंड है, कोई एक C क्लोज पाथ है अराउंड D, ठीक है, और उसमें जो एफ जेड है वो एनालिटिकल है, उसके अंदर कोई भी एफ जेड का पोल नहीं आता है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं, कोचीज थ्योरम कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई टू द कंक्लूड दैट इंटीग्रेशन ऑफ f(z) dz 0 वेयर f(z)=1/z² c यूनिट सर्कल। अब f(z) का यानी 1/z² का इंटीग्रेशन जो है अराउंड यूनिट सर्कल 0 होता है, ये चीज़ सही है। बट हाँ सॉरी, ये सही है, कोची थ्योरम नहीं अप्लाई हो रही है ना इस पे, क्योंकि जो एफ जेड है वो एनालिटिकल नहीं है, ठीक है। अब अगर एनालिटिकल है तो हम बोल देंगे कि डायरेक्टली हाँ इसका 0 है। बट अगर एनालिटिकल नहीं है तो ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका नॉन जीरो ही आएगा, इसका 0 हो भी सकता है, बट वो कोची थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस पे हम कोची थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी कह रहा है कि अगर एफ जेड है एनालिटिकल है डी में, ठीक है, तब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 0। यही कोची थ्योरम की डेफिनेशन है कि अगर एनालिटिकल है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 0 है फॉर एनी सिंपल क्लोज पाथ इन डी, ठीक है। अगर एनालिटिकल नहीं है तब भी 0 हो सकता है, बट वो कोची थ्योरम से डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, जो ओ ए कहता है, ठीक है। सी कहता है एफ जेड जो है मस्ट बी एनालिटिकल इन डी टू कंक्लूड दिस फॉर एनी सिंपल क्लोज पाथ इन डी। नहीं, एनालिटिकल हो तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 है, अगर नहीं है तब भी 0 तो हो सकता है, तो ये गलत है, मस्ट बी एनालिटिकल कंडीशन सही नहीं है। डी कहता है जो इंटीग्रेशन एफ जेड का वो नॉन जीरो होगा जब एफ जेड 1/z² है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिकल नहीं है, तो गलत है, ठीक है। वही चीज़ है, एनालिटिकल है तो 0 होगा पक्का है, एनालिटिकल नहीं है तो 0 नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट मिसिंग द क्लास इज 0.1 इन द टोटल नंबर ऑफ 10 क्लासेस, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल नॉट मिस मोर देन 1 क्लास। तो प्रोबेबिलिटी जो है मिस की वो 0.1 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है कि एक भी क्लास मिस ना करे, मतलब सॉरी, एक से ज़्यादा क्लास मिस ना करे, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक क्लास 0 क्लास मिस करने की, प्रोबेबिलिटी एक क्लास मिस करने की, प्रोबेबिलिटी जो है कोई भी क्लास मिस ना करने की, तो 0.9 मिस ना करने की प्रोबेबिलिटी है कि पावर 10, ठीक है। 1 मिस क्लास की पहले तो 10C1, 10C1 यानी कौन सी क्लास मिस करेगा, तो कॉम्बिनेशन आएगा ना कि 10 ऑप्शन होंगे, 10C1 की वैल्यू 10 आएगी, तो क्लास एक क्लास मिस होने की प्रोबेबिलिटी, तो बाकी 9 क्लास मिस ना होने की प्रोबेबिलिटी,
तो 0.9 की पावर 10 प्लस 10 × 0.1 की पावर 1 ही है, तो 0.9 की पावर 9। तो इसमें से 0.9 की पावर 9 कॉमन निकाल लिया, 0.9 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली 1.9 × 0.9 की पावर 9, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इसमें 0.9 की पावर 9 आ गया, 0.387 × 1.9 करेंगे तो आ जाएगा 0.736। ठीक है, 2 प्लेसेस तक चाहिए तो 0.4। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कुछ एफर्ट तो नहीं लगाना था। और इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन खत्म होते हैं इस वीडियो में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस को सीखो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।